फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से ऑर्गेनाइज हुआ ये लाइव सेशन में हम आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रतुल दास सर को। आई एम लाइव। नो? Hi Unnati, can you hear me? Yes, I can. Hello. Hello. Okay. Is it okay to talk? और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ओके सर, फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। थैंक यू सॉरी हम जल्दी से शुरुआत नहीं, इट्स ओके ओके सर, जल्दी से मैं शुरुआत करूंगी लाइव सेशन की आपसे क्वेश्चन पूछते हुए। आपने बचपन से ही आर्ट का, क्या आपके जीवन में बचपन से ही आर्ट की तरफ झुकाव था या फिर धीरे धीरे इस ओर बढ़े आप? आपकी आर्ट जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। उन्नति, आज जहाँ पे हूँ मैं, फिलहाल जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम एक छोटा सा शहर है उत्तर उड़ीसा में। छोटा सा शहर नहीं है, छोटा सा शहर ही है, इस कॉलोनी है बेसिकली। ये नेहरियन जो न्यू इंडिया का उस दौरान ही बना है। ठीक है, इस जगह का नाम है बुडला और ये मेरा नेटिव से, मैं यहाँ पे पैदा हुआ। मेरी बेसिकली घर के आसपास एक मूर्ति बनाने वाला था और घर में बहुत पहले से पिताजी का थोड़ा सा जर्नलिज्म और रीडिंग के और फिल्म देखने के सीखने के लिए कम्युनिज्म के थ्रू उनके साथ, तो हमारे घर में बहुत से इंटरनेशनल मैगजीन, सिनेमा व दूरदर्शन के थ्रू देखता था, दिखाते थे रहता छोटा था। तो वो भी छोटे छोटे मतलब इंस्टेंस है या सिचुएशंस है जो मुझे सपोर्ट किया टू बिकम एन आर्टिस्ट। एंड ऑब्वियसली कुछ घर के आसपास जो कुछ मूर्ति बनाने वाले हैं, उसके बाद अमृत घर में 2-3 इंग्लिश अखबार आते थे, रशियन मैगजीन्स आते थे उस वक्त। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग हुआ करते, रशियन पेंटिंग्स। तो ये सारे चीजें तो इंस्पायर करती ही है। आप एक छोटे बच्चे होते हैं, आपको दिमाग कलरफुल को इमेजरी देखते हैं, इलस्ट्रेशंस देखते हैं, लाइक कल्पना देखते हैं। So all these things makes lot of difference, inspire you to shape up your mind basically. तो इसी तरीके से शुरुआत हुई है और मम्मी भी मतलब बचपन में स्टिचिंग नीटिंग जो सबके घर में होते थे, इट वाज नॉट ए काइंड ऑफ पैशन और समथिंग, इट वाज अ नीड ऑफ दोस टाइम, लाइक अब इतना रेडीमेड चीजें तो so it was a very need of a time. So when she was doing the knitting and making this sweater knitting कर रही है, कुछ स्टिच कर रही है, कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, देखिए ऐसा नहीं बोल सकता these are the few points, these are the things which are purely inspired me to become an architect. वैसा कोई पिन पॉइंट नहीं, बहुत सारी चीज मिलती ही होती है ना, so it's like that. तो अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, तो क्या होते? मुझे लगता है कि अच्छा रसोइया होता। I would have been a good cook. Okay. I'm good at improvisation things, so मुझे लगता है क्योंकि आपने भुवनेश्वर और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना पढ़ाई की, तो उसके बारे में हमें, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ मैं बेसिकली जहाँ पे रहता हूँ उसको, उस जगह का नाम बुडला जैसे बोला है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। और भुवनेश्वर यहाँ से एग्जैक्टली 290 किलोमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। हम वेस्ट में रहते हैं, रेदर हम लोग मोर देन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास ही आ जाता है। तो यहाँ से 280 किलोमीटर भुवनेश्वर में जब मैं यहाँ से +2 किया, उस वक्त +2 हुआ था, आजकल 12 हो गया हो। तो उसके बाद मैंने भुवनेश्वर किया। भुवनेश्वर में उड़ीसा में उस वक्त 2 मेजर आर्ट कॉलेजेस थे। हालांकि उस वक्त उड़ीसा में और भी 2 कॉलेजेस थे, लेकिन भुवनेश्वर आर्ट कॉलेज नया था, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था। तो यस, भुवनेश्वर गया था मैं यहाँ, तो वहाँ पे पढ़ाई किया। लकीली मेरे जो टीचर रहे हैं
वो बड़े प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल किस्म का इंसान है। मैं उनका नाम है डॉक्टर दिननाथ पाठी। ठीक है, वो प्रैक्टिशनर थे, स्कॉलर्स थे, और वो एक ऐसा रिसोर्स पर्सन थे ना, जैसे उस इंस्टीट्यूशन के बनाने के लिए आपको एक बहुत विजनरी एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको जबरदस्त रिसोर्सफुल फूल है। तो वो क्या करते थे भुवनेश्वर, क्योंकि एक कल्चरल सिटी होने के नाते तो हिंदुस्तान भर के बहुत सारे कलाकार और इंटेलेक्चुअल्स भुवनेश्वर थे। तो मेरे जो हम लोग टीचर थे वो क्या कहते थे, पता नहीं उनको पता चल जाता था, वो सबको ढूंढ के लिए आते थे कॉलेज में। जैसे कभी शंकर चौधरी आ गए, कभी बलवीर सिंह भट्ट को लेके आ गए, कभी सनतकर को लेके, शांति निकेतन जो कलकत्ता पास में होता था। इवन मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश से बहुत सारे आर्टिस्ट, इवन दिल्ली से जो भी बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे भुवनेश्वर या पूरी घूमने के लिए उड़ीसा, उनको सबको कॉलेज जबरदस्ती लेके आ जाए, बोले एक दिन आके आप कुछ तो बोलिए शाम को या दोपहर जब भी टाइम होता है। तो कॉलेज वॉज लाइक ए काइंड ऑफ गेस्ट हाउस फॉर मेनी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री। तो जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही एकेडेमिया तो है ही है, जो टिपिकल एजुकेशनल सिस्टम है, उसके साथ आपको जो प्रैक्टिकल और बड़े लोगों से आपको सुनने के लिए जो लूजली एसोसिएट होने का जो सर्कमस्टेंस बनाते थे और सिचुएशन बनाते थे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, दैट वाज अ ब्रिलियंट थिंग, दैट वाज हेल्प a lot to many to the shape of like many Odia artists. Okay. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब हिस्सा रहा उसका। एंड कोई ऐसा टीचर थे सुबह 7 बजे आज आके आप वहां से चलते हुए चलो या स्पीच करने चलते हैं, कुछ करते हैं, वो तो इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट। ओके सर, आपके इंस्टॉलेशन चिड़ियों के मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये उन्नति 2018 का एक काम है मेरा। उस वक्त भुवनेश्वर आर्ट ट्रेल नाम का एक फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा जो एक साइट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, कल्चरल स्पेसिफिक स्पेस में एक आर्ट को और सोसाइटी को लेके कुछ काम करने का मौका मिला। हालांकि अच्छा, इससे पहले भुवनेश्वर में पढ़ा हूँ 6 साल, 91 से लेके 96 तक भुवनेश्वर में मैंने रहा हूँ। उसके बाद भुवनेश्वर आता जाता तो रहा मैंने, लेकिन उस तरह से कोई काम नहीं किया। तो जब भुवनेश्वर आर्ट ट्रेल के दौरान मुझे इन्विटेशन मिली कि प्लीज और पाओ या कुछ करो यहाँ पे, तो एक तो उसका घर भी था, यू नो लाइक आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्लेस, was associated with very close with that space. So मुझे इसी के दो टाइम है, जब 91 से 96 का समय और उसके 2018 इस बीच में जो भारत का ज्योग्राफी है, इकोलॉजिकल ज्योग्राफी जिसको बोला जा सकता है, वो बहुत रैपिडली चेंज हुआ। तो भुवनेश्वर एक ऐसा जहाँ पे आपका नंदन का आनंद बहुत पास में ही है, ठीक है। उड़ीसा का इकोलॉजी बहुत ही अच्छा है क्योंकि उतना ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं है। लेकिन पिछले न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ एक अनप्लान तरीके से मैं बोलूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बनना, डेवलप होना शुरू हुआ, तो भुवनेश्वर में उसका हिस्सा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि भुवनेश्वर के जानते हैं मंदिर मालिनी नगरी बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं, बहुत से टेम्पल्स हैं। 13th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी से शुरू होता है, 13th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर। तो उसमें और भुवनेश्वर इकोलॉजी इतना अच्छा था, चिड़िया बहुत ज्यादा रहते थे वहाँ पे, बहुत कलरफुल बर्ड्स आप देख सकते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। तो मुझे लगा कि एक मंदिर जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल, मेनी टेम्पल्स नियर बाय, तो एक ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे कुछ जैसे बर्ड्स के लिए भी कुछ हो उनके लिए। सो यू नो लाइक आई मेड ए टेम्पल फॉर बर्ड्स मेड आउट ऑफ ऑर्डन पॉट। जो पॉट ओडिशन टेम्पल हिस्ट्री के साथ, रिलीजियस हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो पॉट मैंने यूज किया, दोस आर प्योरली यूनिक टेराकोट पीसेस, ठीक है। उसमें प्रसाद बनता है, और ये अनंत वासुदेव मंदिर है जिसके सामने एक बिंदु सागर बोल के एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है,
बिंदुसागर सागर इसलिए हम तो बोलते हैं कि दुनिया भर के मतलब हिंदुस्तान में जितने भी छोटे छोटे ये थे उससे पानी लेके वहां पर डाला गया था, वो बिंदु सागर बना। बूंद बूंद से सागर बोलते हैं तो बिंदु सागर उसका नाम। तो लिंगराज मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर के आसपास ही है, बिल्कुल पास में, वेसिनिटी में है। तो वहाँ पे जो प्रसाद मंदिर दोनों मंदिर का, वो एक खास किस्म का, इवन पूरी मंदिर में उसका एक बर्तन बनाते हैं, तो अर्दन पॉट होता है, वो यूनिक होता है अपने आप में, और एक बार इस्तेमाल करने का उसको फेंक दिया जाता है। तो मैंने उसको लाइक जो यूज करके फेंक दिया है, तो उन बर्तनों को इकट्ठा करके एक टेम्पल बनाया था, टेम्पल जैसा ट्रायंगल शेप दिया था, एंड यस, तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। और मुझे लगता है कि जो आपको याद होगा बीच में फनी नाम का एक साइक्लोनिक ये हुआ था, उस साइक्लोन के बावजूद तो स्ट्रक्चर खड़ा रहा, हो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ओनली ट्रायंगल एक उस शेप की वजह से। So that was very interesting, and now still it is there. Yeah. तो क्या आपने प्लान किया था कि अगर ये साइक्लोन भी आता है तो आपके इंस्टॉलेशन को कुछ दिक्कत ना हो, या इस तरह से आपने उसको प्लान किया था, या सडनली ऐसा हो गया? नहीं, उन्हें तो इट वाज नेवर प्लान लाइक दैट, आर्किटेक्ट क्यों नहीं, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जो फॉर्म था, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट, एंटायर वर्क्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द टेंपल आर्किटेक्चर इटसेल्फ। तो कोनिकल जो है, और आपको मालूम है पिरामिड में भी इतने साल से है, तो आई लेटर ऑन आई फाउंड इट, लाइक वन कुछ आर्किटेक्ट स्टूडेंट गए थे कि रिसर्च करने के लिए कि व्हाई देयर इज नथिंग हैपेंड टू दिस स्ट्रक्चर, देन ओनली दे मेक मी अंडरस्टैंड, ओके सर ये इस वजह से हुआ था, तो मुझे लगा अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो यार रिवर हैज द मेमोरी ऑफ पीपल, इस इंस्टॉलेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये पिछले साल ही आसाम में जहाँ पे बंगाई गाँव है, उसी के आसपास तीन रिवर एक जगह पे मिलता है, तो ये उसी के ऊपर मुझे लगता है कि मेमोरीज, जैसे जो आसपास जितने भी चीजें होते हैं, एयर लाइक हम जिस एयर, जो एयर, द वाटर, द क्लाइमेट वेयर वी आर, वी इनहेल, और जो भी हम जिसके साथ एसोसिएट होते हैं, इट हैज देयर ओन मेमोरी। और शायद हमको भले ही ना समझ में आ पाए नॉर्मल, बट इट हैज अ मेमोरी एंड इट इज प्रूवन। जैसे बहुत सारे प्लांट्स आप देखते होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आप उनको छूटेंगे तो सिमट जाते हैं, ठीक है, और ये भी बोलते हैं उसके बारे में कि एक महीना तो आपकी मेमोरीज, तो आप जब एक महीने का दोबारा कुछ करेंगे तो शायद नहीं सीखेगा, इसलिए उसको वो लोग कहते हैं देयर ओन मेमोरी, तो वाटर हैज देयर ओन मेमोरी, बिकॉज वाटर के साथ आपका सिविलाइजेशन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल, जो भी इंडस वैली है, इजिप्शियन सिविल, सब रिवर के किनारे है, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा था रिवर हैज देयर ओन मेमोरीज ऑफ देयर ओन पीपल। एंड यस, एंड वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारा फ्रेंड है वहीदा, तो वो वेरी इंक्रेडिबल आर्टिस्ट, वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, तो उसने एक प्रोजेक्ट करती हर 2 साल में शायद स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और उसका भी अपना एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे उसके लिए बुलाया था, तो मुझे लगा कि पहली बार आसाम नहीं, दूसरी बार आसाम जा रहा हूँ, और मुझे लगता है सबसे जो इजीली अवेलेबल मटेरियल्स, मेरा टेंडेंसीज भी है एक तरह से कि सारे आर्टिस्ट का शायद ये है कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स होता है उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं, जिज्ञासा होती है, और वो मेरे अंदर भी वो था, तो मैंने बैम्बूज को यूज किया, करीबन 2 ट्रक्स लोड बैम्बूज यूज हुए उस स्ट्रक्चर्स में, और वो एक रीप केज का जैसा है बेसिकली, यू कैन ट्राई हाफ ऑफ द वर्क्स इनसाइड द वाटर और आधा जमीन पे है, सो लाइक एंड इट इज नदी से एक मछली निकल के आ रहा है, जो नदी से एक मछली निकल के आ रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, एंड यू कैन गो थ्रू इनसाइड द फिश, द स्ट्रक्चर, and you can see outside when you are inside a fish, it's like a womb as well as mother womb, seeing through. आसाम के साथ जहाँ पे रिवर होता, फिश एक बहुत उनके पास, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ,
You know, that's the livelihood है उसे, बैम्बू एक livelihood है, उनका fish एक livelihood है, and the water itself. So these are the you know, like chain. So yeah, that is how I have वो idea वहीं से ही आया था। वो जैसे कुछ दिन बिताया तो मुझे spend few days in Assam, उस एरिया में, तो मुझे लगा कि, और I'm thankful to those people जो locally, you know, like local स्किल जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो लेबर नहीं बोलूंगा, but they are my helping hands. Almost I had 7 people who were helping with me, and they are incredibly talented, you know, like skilled people, you know, like they climb up till 25 feet without any support, bamboo. So that was incredible. It was a great experience. और मुझे लगता है, yeah, that was the idea basically. Okay. And anyway, थोड़ा सा पॉलिटिकली जब थोड़ा सा इंस्पायर तो होता ही है, तो मैं थोड़ा सा चीज को रखता हूँ अपने काम के अंदर, जैसे पहले रखता नहीं हूँ, दैट्स माय टेंडेंसी। आई डोंट वांट टू टेंशन। ओके सर, इंडिया में देखा जाए तो बाहर के कंपैरिजन में पब्लिक आर्ट कम परफॉर्म होता है, तो आप पब्लिक आर्ट का क्या भविष्य देखते हैं भारत में? देखिए, एक इस एकेडमिकल उसको इंस्टीट्यूशनलाइज तो अभी तक भी नहीं हुआ है जो होना चाहिए। पब्लिक आर्ट के नाम पे हमारे यहाँ पे क्या समझते हैं पता है, दो स्कल्पचर लगा दे पॉलिटिकल लीडर्स का, ठीक है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर्स के गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से उसको पब्लिक आर्ट माना जाता है, लार्ज अधिक में जाएगा। अब और इस तरह का मूर्तियां हर शहर में, ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द, आई मीन, ये पब्लिक आर्ट में डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ, बट उसको मुझे लगता है थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए, मोर इट शुड बी मोर इंटरेक्टिव, यू नो, मोर एंगेजिंग। गांधी जी का मूर्ति है, स्कल्पचर्स, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई एम नॉट डिनाइंग, आई wholeheartedly accepting those sculptures, बट मुझे लगता है कि जैसे समय के साथ चीजें बदलती है, तो लगता है कि अगर एक जनरेशन को एंगेज करना है तो मुझे लगता है कि पब्लिक आर्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारे लोगों को गैलरी के अंदर जाना शायद पसंद ना करें, यू नो। तो मुझे लगता है पब्लिक फोरम में, पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसे है, पब्लिक जगह ऐसा है जहाँ पर उस तरह के स्कल्पचर डिजाइन किया जाए, उस तरह का प्लेग्राउंड डिजाइन किया जाए जहाँ इंटरेक्टिव हो, बच्चे स्कल्पचर भी देखें, लोग के साथ इंटरेक्ट भी करें, they should feel as a part of their life. They should not be the sculpture. जैसे हम अभी आपको भी लगेगा, कोई भी दिखा स्कल्पचर देखेगा तो ये गांधी जी का, मैं तो गांधी जी ठीक है, बट आई कैन नॉट एसोसिएट विद माई सेल्फ विद द स्कल्पचर्स, यू नो। I need to touch it. I should be being an young kid, being an individual. I must touch the works. I must eat with the work. I must interact with the work. So that is missing in our public art projects, मुझे लगता है। Okay. जैसे ये दोनों काम जो मेरे हैं और ऐसे कुछ और भी काम है, ये सारे इसमें एंगेजिंग है। आपको ऐसे ऐसे फोटोग्राफ मैं नहीं दिखाऊंगा, इट इज अवेलेबल ऑन, यू नो, फ्यू पीपल, जहाँ पे क्या करते हैं लोग जाकर उसका अंदर बैठते हैं, यू नो, लाइक द सी द थिंग, द टच इट, द फील इट। इवन भुवनेश्वर वाला जहाँ पे ये स्कल्पचर्स इंस्टॉल्ड इन द टेंपल, वो एकदम पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोग 200 लोग आते हैं नहाने के, ठीक है, बट नोबडी टच इन द स्कल्पचर, नोबडी ब्रेक इट। अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो मना करते हैं, डोंट डू दैट, डोंट ब्रेक इट। So that's the kind of involvement I am looking in public art. Okay. Yes. You vandalize, you know, like even जो हमारा गुवाहाटी जो महंगाई वाला जो प्रोजेक्ट था, what are करुण में, उस प्रोजेक्ट में भी यही है। तो पब्लिक आर्ट शुड बी इंटरेक्ट, you know, it should be part of their life. It should not be नहीं हम राजा हैं आप प्रजा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, you know. So Okay. हाँ। हम आपके पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो
क्या आपके चित्र में मिथिला और मिनिएचर पेंटिंग की कुछ व्यूज हैं? देखिए मिथिला पेंटिंग का पोजीशन देखिए डायरेक्ट नहीं, देखिए मुझे आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द टेक्निक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ पे जिस जगह से बिलोंग्स करता हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग्स करता हूँ, यहाँ पे आर्ट, वो का ट्रेडिशनल आर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनका। Folk also in Orissa, folk also is very strong. Traditional art also is very strong. Like if you look at the pot painting, Orissa pot painting देखेंगे, Orissa temple architecture देखेंगे, sculptures देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। फोक आर्ट फॉर्म भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटिव्स हैं अभी भी उड़ीसा में बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप these are the part of, see I have not chosen them, they have chosen me, ठीक है। ये वो लोग मुझे चूज, मैं उनको चूज नहीं किया, सो आई कैन नॉट डिनाई। अब डिनाई जब नहीं कर सकता, अब एक्सेप्ट करना ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, कोई भी आर्ट फॉर्म होता है, वो डेफिनेटली मैं इंस्पायर तो होता हूँ। फोक आर्ट, आई मीन ट्रेडिशनल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग से, जैसे पहाड़ी मिनिएचर मुझे बहुत पसंद है, मुगल मिनिएचर से मुझे पसंद है। देखिए मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ देयर miniature, not in terms of that sizes, the temperament behind it, the attitudes behind it, the idea. So those are the things inspired me. And you can see in my works as well. If you know, like I have a very strong tendency of that attitude in my work. और जो मैं जानबूझ के नहीं कर, वो एक होता ही है, वो हो रहा है। अगर मैं फिगरेटिव, इसमें कोई ये नहीं बोलता आर्टवर्क से डार्टवर्क से, इसमें मैं कोई फिगरेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। एंड इनफैक्ट आई एंजॉय लॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई रियली लाइक्ड इट, obviously जो it's like that, I like it, yes. ओके। चित्र और कथा का क्या संबंध है, और आपके पेंटिंग्स में ये कितना दिखता है आपके नजरिए से? I mean, you mean image and story? Hello? हेलो, यस सर, वी Hello? कैन हियर यू, वी कैन हियर यू। अच्छा, तो you mean image and story और narration के बारे में पूछ रहे हैं क्या है? हाँ जी, लाइक क्या पेंटिंग और उसके पीछे कथा इम्पोर्टेंट है, या क्या संबंध होता है किसी पेंटिंग और उसके पीछे कथा का? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, इट्स प्योरली डिपेंड, इट्स अ प्योरली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंडिविजुअल्स को डिपेंड करता है। सपोज मैं एक ऐसा चित्र देख रहा हूँ जिसके बारे में, मान लीजिए मैं एक ऐसा चीज, ऐसे पेंटिंग देख रहा हूँ जिसके बारे में शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं उसका आनंदित हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आई कैन स्पेंड टाइम विद इट। सो इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर मी और फॉर व्यूअर्स टू नो द स्टोरी बिहाइंड द वर्क, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं कि उनको स्टोरी, देखिए कोई भी चीज, कोई भी आर्ट प्रैक्टिस दुनिया में होता है विदाउट एनी रीजन तो होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग करना एक अलग बात है जी सर। नरेशन, नरेशन, स्टोरी टेलिंग या नरेशन जो भी बोले उसको नरेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ definitely there is certain idea because you are inspired or you are attracted with certain kind of sensibility. Basically you are born with certain kind of sensibility and you are attracted to it towards it, unknowingly, knowingly, biologically you are like that, I mean one is, so आप जब उस तरीके से सोचते हैं, उस ढंग से आप आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आपका जहन में वो क्या होता है, प्रैक्टिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वेयर व्हिच यू डू प्रैक्टिस ऑन द सरफेस, ओके, और एनीवेयर, यू नो, लाइक
वो एक्सप्रेशन में तो आएगा ही आएगा, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। हाँ, अब नरेशन आर्ट, नरेटिव आर्ट, नरेटिव पेंटिंग से एक अलग हिस्ट्री से पूरी अलग तरीके से उसके बारे में बात किया जा सकता है, लेकिन देयर इज इन सम टाइम आई टेक सम references or support of narration as well as in my work. Yes. Okay. क्योंकि मैं एक बहुत बिलीव करता हूँ, you know, like if I have to say something, I don't want to be very harsh, you know, like I have it for something for aesthetics, which I wanted to convey my thought process instead of saying that okay, you're bad or you're good. If I have to say something like that, come on. I don't want to do that. Rather, I may, you know, like ऐसा बोलने की कोशिश करो, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, बात भी समझ में आ जाए। ओके। सर, आपके चित्रों में एक अकेलापन महसूस किया जा सकता है, तो क्या वह एक मनुष्य का है या प्रकृति में मौजूद अकेलेपन का है? देखिए, उसमें क्या होता है, मेरे बहुत सारे काम में मैं एक प्रोटैगनिस्ट हूँ। प्रोटैगनिस्ट फर्स्ट एक ऐसा इंसान जो फर्स्ट पर्सन हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। मैं I do feel that my body is a element of expression. It's a medium of expression basically. It's just a medium. जैसे कैनवस एक मीडियम है, क्ले जैसे एक मीडियम है, ठीक है। आप किसी, तो ये मेरे शरीर एक माध्यम है बेसिकली, ठीक है। इट्स जस्ट अ मीडियम। तो थ्रू, तो मैं अपने आप को एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पे अपने काम पे यूज करता हूँ, मेरे काम में सेंट्रलाइज करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब प्रोटैगनिस्ट होते हैं तो आपके थ्रू, मैं अपने थ्रू कुछ बातें बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब अकेलेपन, यस बिल्कुल, एक साइलेंस सिचुएशन तो होता है, एक ट्रांजिशनल फेज में मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम होता ही है। I mean, I placed myself in a very ऐसे जंक्चर पे अपने आप को रखता हूँ कि जहाँ पे इट्स वेरी स्केरी सिचुएशंस, इन अ वेरी स्केरी प्लेस बेसिकली। ओके सर। सर, एक लाइव क्वेश्चन है कि आपका सबसे पसंदीदा कलर कौन सा है, और अगर कोई है तो उसके बारे में हमें बताएं। आजकल ब्लू कलर खूब लगा रहा हूँ मैं। ओके। ब्लू मेरे लिए, ब्लू सारे कलर मिस्ट्री होता है ना, मुझे लगता है ब्लू ज्यादा ही कुछ मिस्ट्री क्रिएट करता है। यू नो, शेड्स ऑफ ब्लू इज बहुत पर्सनल लेवल में, कोई उसका कोई रेफरेंसेस नहीं है। मुझे लगता है ब्लू हैज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, यू नो, लाइक यू कैन रिलेट टू द ओशन ऑफ समंदर, ओशन से रिलेट कर सकते हैं। इट हैज अ काइंड ऑफ एक मिस्टीरियस एम्बिग्विटी, उस तरह का एक टेंडेंसी थे ब्लू कलर में। तो मुझे लगता है that's how I use blue lot. यह क्वेश्चन भी लाइव दर्शकों के तरफ से है कि आपके चित्रों में पक्षी और पशुओं का बहुत रूप दिखाई देते हैं, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं आज के समय में? देखिए, मैं एक समय पे जब भी बर्ड्स, एनिमल्स अपने पेंटिंग से यूज करता था, तो they were like a circumstantial एक लॉ, मतलब कोर्ट रूम में यूज करते हैं सर्कमस्टेंशियल वीकनेस, एक शब्द होता है ना। तो circumstantial, the birds and animal are like the kind of witness to the nature. You know, like say, being a human being, we can react to a situation. We can protest. But being an animals and bird, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं या कुछ विरोध में विरोधाभास नहीं दिखा सकते हैं आप, लेकिन दे आर द साइलेंट विटनेस। जैसे बोलते हैं ना, वो जहाँ डूबने से पहले चूहा पहला भागता है तो उसको पता चल जाता है। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स आर लाइक दैट इन माय वर्क, दे आर विटनेसेस टू द सिचुएशन। भविष्य वक्ता जिसको बोलते हैं ना, कुछ उस तरह से मैं यूज करता हूँ, यूज नहीं करता हूँ, उनको प्लेस करता हूँ मेरे काम।
they're very intimate to the nature that I don't use. I mean, I'm using the wrong word. It's not using basically. They represent that way. Represent of a. Definitely. So एक और लाइफ क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में विचारों का होना कितना जरूरी होता है? विचारों का होना है. Sometimes it is necessary, you know, like क्योंकि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, I cannot ignore to certain things like I cannot ignore the social media. I cannot ignore the print media. I cannot ignore the electronic media. Whether I like it or I don't like it, doesn't matter. You know, like, but when all these things come to you quite naturally, तो क्या होता है, चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते. जब भी the moment you are saying you are the sensitive human being, you will get attracted to certain kind of sensibilities, and those later transform into dark, and this comes quite natural to come to the surface with it. I mean, इसके लिए कोई जोड़ तोड़ करने का जो मतलब it's not necessary to be like it comes very obviously, very spontaneously. And मुझे लगता है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो नहीं बोलूँगा, but yes, we all are attracted towards it. The moment you feel sensitive, it's like your body is a certain kind of responsibility. And when you have a certain responsibility, you act according to your responsibility basically. And just being an artist, so very much. Asutosh is what is your dream projects? Hi Asu. सर एक और लाइफ क्वेश्चन है, एकेडमिक पढ़ाई का क्या रोल है आर्ट के जीवन में, आर्ट फील्ड में? अच्छा, देखिए ये हेल्प करता है टू सी मोर rather, you know, like जैसे ऐसे आर्टिस्ट हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, ठीक है, बट उनको जो जानने का पढ़ने का जो ये है इतने भी साल है जो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर्ट इंस्टीट्यूशन पढ़ के भी नहीं कर पाए, ठीक है. एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपको बताता है, सिर्फ पता है कि भाई अब ये गलत है ये सही, कुछ आपको पॉलिश करने का काम करता है, बट इट नॉट अ सिंगल आर्ट इंस्टीट्यूशन मेक यू एन आर्टिस्ट. But that's art institution, academia, all just help you to give a say, you know, to make you polish with talent basically. Okay. But to become an artist, it is an important of individual to, you know, like how you are bringing up yourself over the period of time. जैसे खेल में भी यही होता है. You know, in every field, have to be nurtured. One has to be nurtured himself or herself. Institution आपको खाली पॉलिश करे. मुझे लगता है आर्ट कोई आपको सिखानी है. जैसे मैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में सवाल में ये बोला था कि one should have a kind of great company to become a good artist. You know, like and that's not far from most million. You need a good teacher, you know, good teacher. He or she may not be from the alternative. Great mind, just help you a lot. Okay. सर आपको पेंटिंग करने में ज्यादा मजा आता है या पब्लिक आर्ट? आजकल पब्लिक आर्ट करने में मजा आता है. नहीं, पेंटिंग पे देखिए दोनों में अलग अलग चैलेंजेस हैं. वीडियो प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है और पब्लिक आर्ट बिल्कुल अलग चीज है. स्टूडियो में एक आइसोलेशन है आपके पास, आपका यू आर योर ओन. पब्लिक में यू आर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है. तो उस केस में
uh, when you are in front of the public, you are like a performer, and when you are in studio, you are like a practice. So ये स्टूडियो प्रैक्टिस और पब्लिक एक्ट करने में मुझे मजा आ रहा है. I'm enjoying that practice. Looking forward to do some large project again. Okay. Some interesting material may be come out. I don't know. Okay. And सबसे interesting बात क्या पता है, पब्लिक आर्ट में the always material ask you to deal, through the challenges. Okay. Yeah, that's you enjoy. Okay. सर रोज रियाज करना कितना जरूरी है और आप कितना टाइम देते हैं अपने स्टूडियो में? मैं वेरी रिलीजियस प्रैक्टिस में हूँ उस मामले में. जब 10:30-11 बजे खाना खा के भाग जाता हूँ मैं स्टूडियो. like I like to spend time in the studio. अब भले ही कुछ ना करूँ वो भी अलग बात है, but yes I go ritualistically रिलीजियसली स्टूडियो जाता हूँ. 11:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ और काम करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ. I spend lot of time in the studio. So this isolation in the अभी जो बोल रहे हैं हम लोग लॉकडाउन एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है बहुत से आर्टिस्ट के लिए नॉट ए लॉकडाउन, like it's a different part of the today's. Yeah. And I do regular practice. Yes. Okay. अभी आप स्टूडियो में नहीं है, अपने उड़ीसा में है, तो और लॉकडाउन में वहाँ पर है, तो क्या चेंजेस हैं और कैसे आपने अपने लाइफ को इस समय बिजी रखा हुआ है? यार जब दिल्ली जैसा शहर से बाहर जाते हैं, बड़े शहर से बाहर जाते हैं, अब मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अभी तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी कोविड का केसेस नहीं आया है. So प्रिविलेज है कि थोड़ा बाहर निकल जाते हैं और कुछ उस तरह से डरने का बात नहीं है, बट सुबह बकायदा अपना काम करता हूँ मैं. I mean, as I said, I'm regular practitioner. दिल्ली में जो काम था, मेरे पास वो सारे मटेरियल्स नहीं है, वो अपने आप में बहुत मजेदार चीज. ठीक है, when you have the less equipments, that is that's throw you another challenge to deal with it. वो एक मेरे लिए एक नया है, क्योंकि स्टूडियो में आपका सारे आपके हिसाब से कंफर्टेबल के हिसाब से आपका सारी सुविधा है, जो भी मटेरियल चाहिए आपके पास है. बट यहाँ पे इस शहर में उस तरह का नहीं है सिचुएशन. It is a temporary place for me. Temporary studio. I have set up a temporary studio. So it's a nice, interesting time. Like once I come out of this lockdown period, मुझे लगता है मुझे interesting body of work is coming, very interesting, new. Okay. Okay. कला पर घटनाओं का क्या असर होता है? सॉरी बोलना थे. कला पर घटनाओं का क्या असर होता है? देखिए अच्छा, इसका असर होता है, बहुत स्ट्रांगली उसका इम्पैक्ट होता है. जैसे मेरे मानना ये है कि जितने भी कलाकार हैं, सारे के सारे born with a certain kind of sensibility, very unique sensibilities. ठीक है, तो आप अगर certain kind of sensibilities के साथ पैदा होते हैं, जो आपको आपके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब क्या होता है कि आप घटनाओं के प्रति चाहें या ना चाहें आप अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है आपके काम में किसी परिस्थिति में किसी भी समय वो definitely is going to visible in the books. ठीक है, बिल्कुल दिखेगा वो. Okay. तो आपके it is quite obvious. It's very obvious. अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे काम में नहीं दिखेगा, तो शायद मैं उस बात को स्वीकार नहीं करूँगा. दिखता है, it is there. It is very much evidently there. Okay, सर आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं? अरे बहुत सारी चीजें हैं यार. Like I take inspirations from many musicians, filmmakers,
ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, उनसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसे एक दो लोगों के बारे में बोलूं मैं, बेसिकली मुझे लेने में, ग्रहण करने बहुत मजा आता है, मतलब आनंदित होके ले सकता हूँ, तो आई एम इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मेनी, आई मीन and sometimes I get inspired from the politicians, like philosophers, artists, from friends also. मैं बहुत immediate लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हेल्प करते हैं फ्रेंड्स. ओके. कला और चिंतन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये दोनों आपस में कैसा संबंध रखते हैं? It is a reciprocal. This is a reciprocal word basically. It is मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है. अगर ब्लैक को हटा दे तो व्हाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर व्हाइट को हटा दे ब्लैक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो आर्ट एंड चिंतन जो है, कला और चिंतन, ये रेसिप्रोकेटेड है ऑल द टाइम. अब इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते. It's a very much like integrated. जी. ओके. कला और कलाकृति आपस में क्या संबंध रखते हैं? कलाकृति का समाज से क्या संबंध होता है? देखिए, आई मीन आप इस तरह से पूछे कलाकृति मतलब कलाकृति का समाज से क्या संबंध होता है? कलाकृति का समाज से क्या संबंध होता है? It's a reflection of the society. It's a reflection of the society. Okay. अब जैसे गोरने की पेंटिंग को we cannot separate from the society, ना. गोरने का कोई सनफ्लावर्स को ले लीजिए, या आप स्वामी जी का जो बर्ड्स वाला पेंटिंग्स है, उनके जो बर्ड सीरीज का पेंटिंग है, वो सेपरेट कैसे कर सकते हैं सोसाइटी से? You cannot separate that. So it's can't separate it. अब सारे ऐसे आर्टवर्क्स हैं जिनको अब it's a part of the society. Always. Most of the time rather. ओके. आर्टिस्ट के जीवन में आर्ट मार्केट का कितना महत्व है? It just plays some role to establish in a certain areas, in marketplace, but it cannot make you a good artist. Market cannot decide to become whether you are a good artist or a bad artist. This is a different ball game altogether. Like if you are successful in terms of the market, that doesn't mean you are a very good artist. तो उसमें बहुत सारे चीजें रिलेटेड हैं, जैसे मार्केट फोर्स इज रिलेटेड, market force is related to it, like there's a different brain working, the investor is working, so that but yeah, definitely one needs certain kind of support to rather like support. It's purely I can say and that's pure to need more better, or you can do experiment with that, or find economics and art, you cannot separate. It is very much integral part of it. Support, like supporting each other. See, suppose if you don't have a good finance, you cannot think of a great, but to experiment with a larger context. So yeah, it is important. It is important. जो व्यूअर्स को अपना क्वेश्चन पूछना है वो व्हाट्सएप वाले नंबर पे हमें मैसेज करें, हम उधर से लाइव क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके. तो सोशो पॉलिटिकल ओके. तो सोशो पॉलिटिकल कला से उत्पन्न हुई है? सोशियो पॉलिटिकल कला हमने समझ नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं. क्या सोशो पॉलिटिकल कला बाजार से उत्पन्न हुई है? नहीं. क्या विचार है आपके इस पर?
देखिए ये सपोज इज नथिंग टू डू विद द मार्केट, जैसे पॉलिटिकल एक टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक, इट्स नथिंग टू डू विद द मार्केट। मार्केट को कभी कोई अम, इस तरह का चीज चाहिए ही नहीं जिसमें शायद सोचने के लिए और तकलीफ दे कुछ बातें हैं जिनके बारे में ड्राइंग में लगाना नहीं कोई भी ऐसे आज को, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो वेरी फ्यू कलेक्टर्स और सीरियस कलेक्टर्स who have the time who live with who can live with those are some very few I can who can live with such kind of artwork, but no it's I mean ये nothing to do with the markets, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। ओके, आप अपने काम को कैसे सेव करते हैं और म्यूजियम में जो आर्ट वर्क लगाते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं? देखिए देखिए जहाँ तक पहली बात मैं कोशिश करता हूँ अच्छा काम, ठीक है। सबसे फॉरमोस्ट एक बेसिक चीज होता है सारी आर्टिस्ट होती है, यू नो लाइक सबने अपने 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 लेवल में जो देमसेल्फ टू क्रिएट अ गुड आर्ट वर्क फर्स्ट ऑफ, ओके, देन सेकेंडरी क्या होता है, फिर सेकेंडली वो फिर म्यूजियम्स में जाता है। बात अब जब आप उसके बाद क्या होता है कि पेंटिंग्स आर्टवर्क जो भी होता है म्यूजियम में देखो सेटअप सिलेक्शन पैनल होता है, ठीक है। और मुझे लगता है वहाँ पे जो गैलरी और उनका जो क्यूरेटर होता है, सिलेक्शन पैनल्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ या कोई भी आर्टिस्ट जा रहा है कोई भी पेंटिंग्स आर्टवर्क्स को लेके आर्टिस्ट को किसी म्यूजियम में नहीं लगा सकता, बिकॉज इट इज देयर चॉइस। It's an institution. An institution moves around ideas, and any artwork fit in their ideas. Probably they acquire that artwork. On the इंस्टाग्राम पे एक घंटे होते ही वीडियो कट हो जाता है, तो मैं फिर से सर को ज्वाइन करूँगी। सर अभी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। हेलो, वो इंस्टाग्राम 1 आवर कंप्लीट होते ही वीडियो कट हो जाता है। हेलो, so can you hear us? Hello. अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप वाले नंबर पे पूछिए। कांट करना। ओके। Yes, there is technical error cause
Instagram, disconnect your live chat after 1 hour. Yeah. Sorry, we can't connect. Okay guys, we can't connect to him. आज का लाइव सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू प्रतुल सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपने अपना अमूल्य समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों के लिए निकाला. फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है. ओके, ही इज रिक्वेस्टिंग. ओके, आई टेक हिम. चलो ठीक है, आपको मुझे हाँ Okay. Okay, sir, thank you so much for joining us today. So we can't hear you and it's lagging. Okay, there is still technical issue. I'll pack up this live session. सर, आज आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता है. आपने टेक्निकल इश्यूज होने के बाद भी हमें आज सुना. थैंक यू सो मच. और कल हमारे साथ प्रभाकर कोलते सर होंगे. शाम को 5 बजे आप सभी का फिर से स्वागत है. थैंक यू सो मच.